आदाब साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मसरूर हसन सिद्दीकी साहब। मसरूर साहब, सामाजिक कामों को लेकर क्या सिलसिला चल रहा है? देखिए, समाज में तो बहुत कुछ है। मुस्लिम कौम के ताल्लुक से बताऊं तो बहुत कुछ है करने के लिए। आए दिन कुछ ना कुछ अटैक होते रहते हैं हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर। जैसे पहले 3 तलाक का मामला आया, वो हो गया। उसके बाद अब तलाक हसन का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई के लिए तैयार हैं, जो 3 महीने में तलाक दी जाती है। उसके अलावा और विरासत के मामले हैं कि औरतों का आधा हिस्सा मिलता है, उसको मेल बच्चे को जो है डबल मिलता है। तो उस चीज़ को लेके भी कुछ मुस्लिम औरतों को जो है वर्गला देते हैं ये राइट विंग तंजीमें जो हैं, और किसी ना किसी मौजू पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लेते हैं और वहाँ से ऑर्डर ले आते हैं, जिससे गवर्नमेंट भी बच जाती है कुछ तरमीम करने से, और ये कह के उसे लागू कर देती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ऐसे ही कुछ हम मौजू जो है हमें नज़र में आते हैं, हम उसको उठाते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि लोगों में उसके प्रति बेदारी लाते रहें। और जहाँ तक हो मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉ में जो हुकूक मिले हुए हैं, जो आइन ने हमें जिसकी प्रोटेक्शन भी दे रखी है, उसको किसी तरह का उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। अभी हालिया मामला जो सामने आया है स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक़ से, इस बारे में आवाम की मालूमात कुछ खासी कम है, इस पर रोशनी डालिए। देखिए, मैं बताऊं कि स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसको आम जबान में लोग कोर्ट मैरिज भी कहते हैं, बेसिकली वो कोर्ट मैरिज नहीं होती, क्योंकि कोर्ट के अंदर जाके मैरिज नहीं होती। हमेशा उसके लिए कोई मैरिज ऑफिसर ही होता है, जो SDM रैंक का ऑफिसर होता है। वो स्पेशल मैरिज एक्ट एक कानून है, उसके तहत मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसमें अलग अलग मुख्तलिफ रिलीजन के लोग भी अपनी शादी उसमें करते हैं। मान लीजिए कोई हिंदू किसी सिख से करना चाहे, सिख या कोई मुस्लिम किसी से करना चाहे, तो उसमें बिना रिलीजन की जो आपके रस्म व रिवाज होते हैं उससे अलग हटके मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो स्पेशल मैरिज एक्ट कहलाता है। तो उसके तहत शादियों में का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार। 2006 में फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी सब स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप एक अपने यहाँ कोई ऐसा लाएअमल तैयार कीजिए, रूल्स या कोई ऑर्डर ऐसा बनाइए जिसमें कोई भी शादी हो, हाँ किसी भी पर्सनल लॉ के तहत हो, उसका रजिस्ट्रेशन हो। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ होता है, कोई पैदा होता है या इंतकाल फरमा जाता है, चला जाता है, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा, किसने किससे शादी करी। तो आइंदा वक्त में कभी कोई झगड़ा हो, विरासत का झगड़ा हो, प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, तो एक रिकॉर्ड होता है, सर्टिफिकेट होता है हस्बैंड वाइफ दोनों के पास, या उनके जो लीगल ईयर्स होते हैं शादी के बाद, उनको कहीं प्रूफ करना पड़ जाए कि कौन ये हस्बैंड वाइफ थे, इनके माता पिता कौन थे, तो उस सर्टिफिकेट से वो प्रूव हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा आप एक सिंपली एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ रूल्स बनाए। तो इसी तरह 2014 में दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस ऑर्डर 2014 बनाया, जिसके तहत शादियों का उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। उसमें उन्होंने एक प्रोसीजर बना दिया था, फॉर्म था, उस फॉर्म में अप्लाई कीजिए, साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाइए। फिर उन्होंने अपना एक रजिस्टर बनाया था जिसे फॉर्म B कहते हैं। उसके तहत उसमें वो शादियों का इंदराज हो जाता है, हस्बैंड वाइफ का, कौन विटनेस थे, कहाँ शादी हुई, क्या उनका एड्रेस था। तो वो सब मेंशन होने के बाद फॉर्म C के अंदर वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाता था कि आपकी शादी जो है रजिस्टर्ड हो गई। अब इसमें दिक्कत जो है वो आ रही है कि इससे पर्सनल लॉज हिट होते हैं। अब पर्सनल लॉज कैसे हिट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि अब जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन है या ऑफलाइन भी एप्लीकेशन होती थी, तो उसमें जो ऑप्शन आता था कि किस रिलीजन के तहत आपकी शादी हुई, किस कानून के तहत, तो उसमें 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में जो शादी हिंदू रीति रिवाज से होती हैं या सिख या बुद्धिस्ट, उनकी शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो जाती हैं। और बाकी जैसे मान लीजिए क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिश्चियंस पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, या मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, उनका शादी का अपना शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है मुसलमानों का 1937 का, तो उसके तहत गवर्न होते हैं मुसलमान की शादियां या क्रिश्चियंस की शादियां। तो हमारे जो मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस हैं वो जब शादी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो जो वो पॉपअप मेनू खुलता है उसमें, तो उसमें 2 ही ऑप्शन आते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। मसरूर साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मैरिज इसके मुताल्लिक से, उसके ताल्लुक से अलग अलग मैरिज के एक्ट बने हुए हैं। आवाम के लिए कम वक्त में इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, जिससे हिंदू मैरिजेस गवर्न होती हैं।
सिख्स के लिए आनंद मैरिज एक्ट बना हुआ है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे बताया शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है उसके हिसाब से, ऐसे ही क्रिश्चियंस मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट है। तो इनके अलग अलग उसमें पूरे तरीके हैं। जैसे क्रिश्चियंस की शादी होती है वो चर्च में जाकर होती है और जो वहाँ के पादरी होते हैं उनके पास पूरा एक रजिस्टर होता है, इंदराज होता है, वो मेंटेन होता है। ऐसे मुस्लिम शादी जो होती है वो काजी एक्ट है, काजी एक्ट के तहत काजी को इख्तियार है कि वो शादी कराता है, तो काजी के पास भी एक रजिस्टर मेंटेन होता है और उसका काजी जो है वो सनद या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिसमें होता है कि फला दूल्हा था, फला दुल्हन थी और फला गवाहान और वकील की मौजूदगी में ये निकाह हुआ है, उसमें मेहर वगैरह की रकम सारी उसमें मेंशन होती है। तो इसी तरह हिंदुओं का जो होता है, हिंदुओं में कोई सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं होता, लेकिन उनका एक शादी का एक तरीका है, वो 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि के चारों तरफ, वो उनका एक प्रोसीजर अलग है। इसी तरह सिखों का भी जो है गुरुद्वारे में शादी होती है। तो हर मजहब का उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से शादी करने के रस्म रिवाज है, रीति रिवाज है, कल्चर है और उसका इंदराज हो जाता था। जैसे मुसलमानों में काजी के पास रिकॉर्ड रहता है, क्रिश्चियंस में पादरी के पास रिकॉर्ड रहता है, तो ये सब रिकॉर्ड मेंटेन होता था। लेकिन बाद में जब ये आया 2014 का ऑर्डर, तो उसमें हुआ कि आपको मैरिज ऑफिसर के पास ही कराना है। वो मैरिज ऑफिसर जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक मैरिज ऑफिसर बनाया गया है जो एसडीएम रैंक का ऑफिसर होता है, तो उनके पास रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें एक फॉर्मेट है, फॉर्म भरा जाता है, हस्बैंड वाइफ के फोटोग्राफ्स होते हैं, नाम पता वल्दियत सब लिखी जाती है, प्लेस ऑफ मैरिज होती है, किस आपने रिलीजन के रीति रिवाज के तहत आपने शादी करी, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ या क्रिश्चियन पर्सनल लॉ का उसमें कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है। 2014 से 2023 लगभग 10-11 साल का वक्फा गुजर गया, इस बीच में इस तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया? देखिए, वो शादियां होती रही, लोग असल में क्या होता है शादियों का रजिस्टर आम तौर पे तो इसमें यह है कि आपका शादी के 60 दिन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना है विद जो भी फीस प्रिस्क्राइब्ड फीस है, 200 रुपये फीस है। अगर आप 60 दिन में नहीं कराते तो उस मैरिज ऑफिसर को, एसडीएम को पावर है कि वो डिले कंडोन कर दे फॉर फर्दर 60 डेज, उसमें फिर वो पेनल्टी लगा के 1000 रुपये में मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आम जो मुसलमान है या लोग क्रिश्चियंस हैं वो लोग शादी का रजिस्ट्रेशन कराने वहाँ नहीं जाते, क्योंकि ये कंपलसरी तो है लेकिन ये लीगली बाउंड, इसमें कोई पीनल प्रोविजन नहीं रखा गया कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो इससे कोई शादी इफेक्ट नहीं हो रही है। ये नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपकी शादी वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी, आपकी शादी की कोई मान्यता रद्द हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी चल रहा है, अभी इसको कोई कंपलसरी नहीं किया गया है, हालांकि उसका नाम है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑर्डर, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, उसमें कोई पीनल प्रोविजन नहीं है, तो लोग रजिस्ट्रेशन कराते नहीं है। लोगों को में इसमें जागरूकता और नॉलेज की भी कमी है, लोगों तक अभी तक ये बात पहुंची भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोग जाते नहीं है। अब जाते कौन लोग हैं, मान लीजिए किसी को इंडिया से बाहर जाना है, वाइफ का पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम ऐड कराना है, तो पासपोर्ट वाले जो है आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं। कई बार जो है वो निकाहनामा को मान लेते हैं, कुछ स्टेट्स में किसी जगह पे निकाहनामे को नहीं मानते, तो उनको जो मैरिज सर्टिफिकेट लेना होता है तो वो इस ऑर्डर के तहत 2014 वाले के तहत रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कुछ लोगों को बाहर पढ़ने के लिए जाना होता है या बाहर के लिए वीज़ा लेना होता है फॉरेन कंट्री में, या वाइफ को अपने पास बुलाना होता है फॉरेन कंट्री में, हस्बैंड वहाँ नौकरी कर रहे होते हैं या वहाँ सेटल्ड होते हैं, तो बाहर की जो एम्बेसीज हैं तो वो मैरिज सर्टिफिकेट मांगती हैं गवर्नमेंट का, तो वो मजबूरी में रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो रजिस्ट्रेशन करा सके, या उसमें कुछ ऑब्जेक्शन अगर आ रही है या उनको लगता है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में ही कराएं, स्पेशल मैरिज एक्ट में ना कराएं, तो उनके पास इतना टाइम। मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुराद आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ है क्या? नहीं जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी मैं क्लैरिफाई कर दूं, दैट इज सिंपली ए रजिस्टर्ड सोसाइटी कह दें या ट्रस्ट कह दें, वो एक सिंपली एक बॉडी अलग से बनाई गई है, कुछ मुसलमानों की तंजीमों ने मिलकर बना दी है, उसके कोई कानूनी अहमियत नहीं है। वो मुसलमानों की कोई सारे मुसलमान अगर उसको नहीं माने तो ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों के इस फायदों फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ से क्या मुराद है? मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है मुसलमानों के शादी के, तलाक के, विरासत के, सक्सेशन के जो मामलात हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहलाता है। जो मुसलमानों को शरीयत के हिसाब से मुसलमानों के हक है कि हमारा विरासत का मामला किस तरह गवर्न होगा, कैसे प्रॉपर्टी वारिसों के बीच में बटेगी या कैसे तलाक दी जाएगी, कैसे निकाह होगा, कैसे डाइवोर्स होगा, कैसे होगा, वो सब मुस्लिम पर्सनल लॉ कहलाता है। मुसलमानों के ज़ाती जो कानून है शादी ब्याह और विरासत से मुताल्लिक, उसको पर्सनल लॉ किया जाता है। उसे आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बिल्कुल उसे कंफ्यूज करने की कोशिश न कीजिए, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक इंडिविजुअल लीगल पॉइंट पे आपसे बात कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल ट्रस्ट के या सोसाइटी के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये होता है कि वो जल्दी जल्दी में स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा के चले जाते हैं। अब उसके दूरस्थ नताइज क्या होते हैं वो लोगों को पता नहीं चलते।
वो रजिस्ट्रेशन करा के चले जाते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के क्या क्या नुकसान आते हैं मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, अक़लियत के लिए? मैं वो नुकसानात बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो आपने पिछला सवाल पूछा था कि 2014 से लेके और अब तक 23 तक आप ये बीच में क्या हुआ, क्यों नहीं बात उठी, क्यों नहीं आवाज़ नहीं उठी, इसके बारे में बताऊंगा। कि इसके लिए सन जुलाई 2021 में एक केस हाई कोर्ट में डाला गया। भाई कोई आदमी एग्रीव्ड होगा तो वो हाई कोर्ट में जाएगा या अपनी बात उठाएगा, तभी तो कोर्ट को पता लगेगा ना कि किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक आम पब्लिक को नहीं पता लगेगा किसी ऑफिस में क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक कोई चीज़ हाईलाइट नहीं होगी, मीडिया में नहीं आएगी या कोर्ट में नहीं जाएगी, तब तक आम लोगों को या मेरे जैसे लोगों को भी नहीं पता लगेगा कि पूरी दिल्ली में कहाँ कोई गलत काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब तक कोई चीज़ हाईलाइट नहीं होगी। तो सन 2021 में एक केस हुआ, एक पार्टी एग्रीव्ड थी, वो दोनों मुसलमान थे। उन जब रजिस्ट्रेशन कराने जा गए थे तो उनका रजिस्ट्रेशन भी वो स्पेशल मैरिज एक्ट में ही हो रहा था। तो उन्होंने कहा हम स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं कराएंगे, हम तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हमारी शादी हुई है, हमारा निकाह हुआ है शरीयत के हिसाब से जो है, तो हम तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो एसडीएम जो थे उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, हम तो या तो हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करते हैं या स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं। तो ये वाक़या मसरूर साहब माजरत चाहूँगा बीच में, ये वाक़या किस नाम से है, टाइटल क्या है, स्टाइल क्या है? जैसे बताया जुलाई 2021 में रिट पिटीशन फाइल हुई थी, उसमें एक एनजीओ थी, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया। उसका नाम था धनक ऑफ ह्यूमैनिटी और वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी ये मुकदमा चला था। जस्टिस रेखा पल्ली हाई कोर्ट की ऑनरेबल जज थी, उनके कोर्ट में समाअत हुई। तो जब पहली समाअत में ही नोटिस हुआ तो दिल्ली गवर्नमेंट के वकील जो थे उन्होंने कहा हाँ जी ये तो अपेरेंटली मुझे लगता है कि ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग है और डिस्क्रिमिनेटरी है, मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि वो अपने पर्सनल लॉ के तहत जो शादी मुस्लिम रीति रिवाज के तहत हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा सकते। और ये जो 2006 का ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का और ये जो दिल्ली गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन ऑर्डर था 2014 का, उसमें किसी भी तरह का कहीं मेंशन नहीं था कि इसमें कोई मजहब का मतलब है। रजिस्ट्रेशन होना था इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और प्रैक्टिस, किसी भी तरीके से आपने शादी करी हो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग रीति रिवाजों से शादी होती है, अलग अलग धर्मों में शादी होती है, तो आप उसको एक स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। स्पेशल मैरिज एक्ट तो एक स्पेशल उन लोगों की शादी के लिए बना था जो किसी रीति रिवाज से शादी नहीं करना चाहते थे या इंटरफेथ मैरिज करना चाहते थे, अलग अलग धर्मों के हस्बैंड वाइफ होते थे वो शादी करना चाहते थे, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनको ये स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया था। तो अब जब उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया तो दिल्ली गवर्नमेंट के वकील ने कहा कि मैं इंस्ट्रक्शंस लेता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट से और नेक्स्ट डेट पे मैं आपके सामने जो भी बात होगी अपना सबमिशन रख दूंगा। तो नेक्स्ट डेट पे जब आए तो अक्टूबर 2021 में उन्होंने सबमिशन रखा कि हाँ दिल्ली गवर्नमेंट से ये गलती हुई है और हम जो रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट में कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट की शादी और मुस्लिम जो शादी हो रही है दे आर टोटली टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस। इनको एक जगह एक ही एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल गलत है और डिस्क्रिमिनेटरी है मुस्लिम्स के साथ, तो हम इसको सही करेंगे। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप 2 महीने के अंदर इसमें अपना प्रोसीजर और प्रैक्टिस बनाइए कि किस तरह आप डिफरेंट मुस्लिम पर्सनल लॉज, उसमें जज साहब ने क्रिश्चियन पर्सनल लॉ का भी मामला उठा दिया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के हिसाब से जो शादियां हो रही हैं मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस की, अलग अलग मुस्लिम की मुस्लिम से, क्रिश्चियन की क्रिश्चियन से, उनके रीति रिवाज से जो शादी हो रही है उसका आप रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑर्डर के हिसाब से करिए और ना कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करिए। तो 2 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि अक्टूबर 2021 के बाद अब हम आज मई 2023 में है और आज की डेट तक भी जो है वो रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट में ही हो रहा है। बेचारे जो लोग हैं उनको नहीं पता। तो इससे साफ है कि दिल्ली गवर्नमेंट की मंशा नहीं थी हाई कोर्ट में जो सबमिशन उन्होंने किया था उसको फॉलो करने की, और एक तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट के अफसरान, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर हो या उसके नीचे के जो मातहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और जो एसडीएम इसके मैरिज ऑफिसर होते हैं, वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी थी। और हाई कोर्ट ने उसमें लिखा भी था कि हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो सबमिशन दिया है वो उसको फॉलो करेंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है कंटेम्प्ट कर रही है हाई कोर्ट के ऑर्डर की। आपने इस बारे में क्या कार्रवाई की? देखिए, जब अभी हमें अभी हालिया भी पता लगा कि ये कंटेंट मुसलसल जारी है और दिल्ली गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर रही है, और इसको करने से मुसलमानों के जो राइट्स हैं, जो पर्सनल लॉ के अंदर मुसलमानों को हुकूक मिलते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था मैरिज के, डाइवोर्स के या इनहेरिटेंस के, सक्सेशन के, वो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए
एक तरीके से आप कहें दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पे दिल्ली गवर्नमेंट की अफसरान की साजिश कहें, दिल्ली गवर्नमेंट की साजिश कहें कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। जैसे हर तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ पे और रीति रिवाजों पे अटैक हो रहा है। शुरू में आपको जैसे मैंने तलाक वगैरह का जिक्र किया था, या विरासत के मामलों के जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो चाह रहे हैं कि ये बैकडोर से एक तरीके से खामोशी से मुस्लिम को यहाँ पर रजिस्टर कराएं स्पेशल मैरिज एक्ट में, और उनके तलाक के विरासत के मामले जो है वो उनको जो हुकूक मिलता था मुस्लिम पर्सनल लॉ में, वो हुकूक सारे ख़त्म हो जाए और मुसलमान स्पेशल मैरिज एक्ट से गवर्न हो जाए। तो जैसे ही हमारी नॉलेज में ये मामला आया, चंद दिन पहले ही हमारी नॉलेज में आया, तो हमने फ़ौरन ही इस पर कार्रवाई करते हुए जो कंसर्न ऑफिसर ही सारे जितने भी एसडीएम से मैरिज ऑफिसर हैं, इनका ऊपर जो ऑफिसर आते हैं वो डिविजनल कमिश्नर आते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो हेड है। तो हमने नोटिस डायरेक्टली एड्रेस किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड डिविजनल कमिश्नर को। ये सादा नोटिस भेजा गया है या लीगल नोटिस भेजा गया है? नहीं, क्योंकि ये मामला लीगल है और अब हमें ये भी पता है कि यहाँ से अगर सॉल्व नहीं हुआ तो अल्टीमेटली हमें हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने लीगल नोटिस दिया है। तो इसलिए हमने डिविजनल कमिश्नर के साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी नोटिस दिया है। उसके बाद दिल्ली के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड हैं और जो लॉ मिनिस्टर भी हैं दिल्ली के, मिस्टर कैलाश गहलोत, उनको भी हमने नोटिस दिया है। साथ में जो दिल्ली गवर्नमेंट के सरबराह हैं अरविंद केजरीवाल साहब, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, उनको नोटिस दिया। उसके बाद इन सबके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिल्ली के, जो सब कुछ देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको भी नोटिस दिया है। तो हमने ये 5 नोटिस दिए हैं इन 5 अफसरान को कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर ये सब हो रहा है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, एंड दे आर क्लियरली वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स एज गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मुसलमानों के जो अपने कल्चर को, रीति रिवाज को महफूज रखने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो हमें राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका क्लियर कट वायलेशन हो रहा है और साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो रही है। इसलिए हमने इनको नोटिस दिया है और 15 दिन का हमने टाइम दिया है। नोटिस में हमने 2 रिलीफ मांगी है। एक तो यह है कि जो इनका सिस्टम है, जो प्रोसीजर है जिसमें रजिस्टर करते हैं अपने प्रोग्राम को, जो कंप्यूटर प्रोग्राम इन्होंने तैयार किया है जिसके तहत ऑनलाइन फॉर्म पे एप्लीकेशन होती है, उसमें जो पॉपअप मेन्यू आता है जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शन आ रही हैं, हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। उसमें साथ में हमने इनसे कहा है कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ या और भी कोई पर्सनल लॉ है, चाहे पारसी पर्सनल लॉ है, आप उसको उसमें ऐड कीजिए ताकि जो भी आदमी रजिस्ट्रेशन कराना चाहे वो अपने पर्टिकुलर पर्सनल लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन कराए, ना कि उसको जो है आप धोखे से और उसे मजबूरी में स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और साथ में सन 2014 से जब से रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें जाने अनजाने, गलती से, भूल से, कोई ऑप्शन ना होने की वजह से जिन मुसलमानों ने या क्रिश्चियंस ने अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के ऑप्शन के तहत रजिस्टर करा ली है, उस गलती को सुधारते हुए, रेक्टिफाई करते हुए उन शादियों को दुरुस्त किया जाए कि उन शादियों का रजिस्ट्रेशन मुस्लिम पर्सनल लॉ या क्रिश्चियन पर्सनल लॉ या जो भी किसी का स्पेसिफिक पर्सनल लॉ है उसके तहत अगर वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो उस गलती को सुधारते हुए दोबारा मुस्लिम पर्सनल लॉ या क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में उसे रजिस्टर किया जाए और उन लोगों को फ्रेश सर्टिफिकेट इशू किया जाए कि आपकी शादी हमने जो फला डेट पे जो भी डिटेल्स हैं वो जो सोलमनाइज हुई थी उसको हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत रजिस्टर किया हुआ है। तो ताकि इनको आइंदा आने वाले ज़िंदगी में कोई डाइवोर्स का मैटर हो, सक्सेशन का मैटर हो, उसमें दिक्कत ना हो। डाइवोर्स में जैसे आप बताऊँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ में डाइवोर्स के बहुत तरीके हैं। तलाक़ हसन है एक, तो जैसे ट्रिपल तलाक़ है वो तो बैन कर दी गवर्नमेंट का। अब तलाक़ हसन का मामला चल रहा है जो 3 महीने में तलाक़ दी जाती है। या शियाओं में अलग तलाक़ के मुख्तलिफ तरीक़े हैं, इला है, ज़ियान है, ज़हार है, लियान है, मुबारत है या खुला है। ये सब हमें जो फैसिलिटीज़ मिलती है मुस्लिम पर्सनल लॉ में मिलती है। अगर आप जनरली गवर्न होंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, इर्रिट्रीवेबल बैकग्राउंड ऑफ मैरिज। अदरवाइज मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है, उसमें मुसलमानों को तलाक लेने के लिए बहुत सारे हैं कि कोई लाइलाज बीमारी हो जाए, कोई गायब हो जाए, या वो मेंटेन ना कर रहा हो अपनी वाइफ को, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी निभाने में वो कासिर हो सही तरह, उसके अंदर कोई मेडिकल ग्राउंड्स पे कोई दिक्कत हो रही हो। तो बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में जिससे हमें तलाक ले सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में जाएगा तो उसे तलाक का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। उसके अलावा सक्सेशन में जैसे मुसलमानों के इनहेरिटेंस के सक्सेशन का अपना कानून है जिसके तहत वो सक्सेशन का तरीका चलता है। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपकी शादी, उसका सक्सेशन का मामला खाली इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होता है।
फिर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो आपको राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हैं और अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बाहर हो जाते हैं। वहाँ आपको आपका जो शेयर वगैरह होता है वो सब खत्म हो जाता है और आप खाली जो है फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होते हैं, आप हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न नहीं होते। तो इसलिए ये सबको प्रॉब्लम है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो जैसा कोर्ट की मंशा थी और ऑर्डर 2014 दिल्ली गवर्नमेंट का, उसकी भी ये मंशा थी कि किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए कानून नहीं बनाया गया था, या कोर्ट की डायरेक्शन या कोर्ट की मंशा नहीं थी, बल्कि ये था सिर्फ एक रजिस्टर मेंटेन करना है कि शादी किसकी कब हुई, कहाँ हुई, उसका एक रिकॉर्ड रखना। आपकी इन कोशिशों से आम गरीब मुसलमानों को आम तौर से क्या फ़ायदा पहुंचेगा? आम फायदा यही होगा कि जाने अनजाने मुसलमान जो है अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ से अलग हो रहे थे, उनका विरासत का, तलाक के जो उनको हुकूक मिलते थे या उनको फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं कि आप अपने पर्सनल लॉ को, अपने रीति रिवाज को, अपने कल्चर को, शादी ब्याह के तरीकों को फॉलो करें, उस चीज़ का जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा और उनके आने वाली ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी उनको सक्सेशन वगैरह के मामले में आ रही होगी तो वो दूर हो जाएगी। वो उस चीज़ से महरूम नहीं होंगे। किसी को विरासत में कुछ हिस्सा मिलना है वो उस अपने हिस्से से महरूम नहीं हो जाएगा इस वजह से कि वो इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न हो रहा है, ना कि मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से गवर्न होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर कोई विरासत का मसला कोर्ट में लेके जाता है तो क्या उसको भी दुश्वारी पेश आएगी? बिल्कुल दुश्वारी, वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट में आएगा तो वो इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होगा। जैसे मुसलमानों में अभी क्या है कि जो मेल है उसको डबल हिस्सा मिलता है, जो फीमेल है उसे सिंगल हिस्सा मिलता है। तो अगर वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में जाएगा तो मेल को बराबर ही फीमेल का हिस्सा भी हो जाएगा। उसके अलावा विरासत में है जैसे कि कोई आदमी बे औलाद मर जाता है, उसकी औलादें नहीं होती हैं तो उसके भाई भतीजों को हिस्सा मिलना होता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट में वो नहीं है तरीका। इंडियन सक्सेशन एक्ट में सक्सेशन का दूसरा तरीका है, वो जो मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सक्सेशन में आपको विरासत में जो हिस्सा मिलने वाला है वो भी काफ़ी इफेक्ट होगा अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है मसरूर साहब, ये थे हमारे साथ मथुर हसन सिद्दीकी एडवोकेट साहब, थोड़े नरम थोड़े गरम, लेकिन इन्होंने एलजी साहब से, वज़ीर आला से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो जवाब तलब किया है ये काबिल तारीफ़ है। अब साथियों करते हैं इंतज़ार नोटिस का जवाब आने तक, और इसके बाद अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अगला कदम मुकदमा। इंशाल्लाह अगला कदम फिर हाईकोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, तो कोई वहीं से फिर इंसाफ होगा। जो हमारे साथ हमारे आईनी हुकूक के साथ खिलवाड़ की जा रही है इंशाल्लाह वो होने नहीं देंगे और लड़ाई हमारी जस्तुजू जद्दोजहद अंजाम तक पहुंचा के ही हम दम लेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।